हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस का। अधूरा सिलेबस हिंदी का मैंने अपलोड कर रखा था। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में आज बात करेंगे हम ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 जो भी दोस्त यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। खास उन्हीं के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं या जिनका अब एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम। फिजिकल तो क्वालिफाई हो चुके हैं और रिटर्न एग्ज़ाम जिनके हैं उनके लिए मैं ज्योग्राफी का जो सिलेबस है ये यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट वाइज 1 बाय 1 करके हम इस सिलेबस को करते चलेंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो पर। और देखो फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो को देखना, आपको सिलेबस पता चलेगा, काफ़ी क्वेश्चन पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो ये मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम इसमें कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन आएंगे हम कर सकते हैं। मतलब जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा आप उन्हें कर सकेंगे और साथ ही साथ आपको तैयारी का बेस पता चल जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परीक्षा 2022 की। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट वाइज हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं। कहीं मत जाइएगा, बने रहे वीडियो पर और नोट्स भी बनाते चलिएगा। कॉपी और पेन लेकर के साथ में रहिएगा फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से तैयारी होगी तो ही पुलिस की वर्दी पहन पाओगे फ्रेंड्स। तो इस बार पेपर वैसे भी टफ आने वाला है, तो फ्रेंड्स घबराए नहीं, पेशेंस बनाए रखें। और मैं आपको, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। शुरू करते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका विश्व का भूगोल। भूगोल को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम विश्व के भूगोल में यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। और यदि आपके पास ल्यूसेंट नाम की कोई किताब है, ल्यूसेंट से जो किताब आती है, तो आप अगर उसके किताब के अकॉर्डिंग उसमें बहुत अच्छे तरीके से दे रखा होता है ये दोनों भूगोल, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अदर्स बुक्स भी हैं, तो ल्यूसेंट तो बहुत ज़्यादा बेटर रहती है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व के भूगोल में वहां से आपको क्या क्या मैटर पढ़ना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है, पहला पॉइंट आपको जो पढ़ना है वो है आपका भूगोल की विविध शाखाएं। आपको अगर किसी ने 11th 12th में भूगोल से किया होगा तो उन्हें पता होगा फ्रेंड्स कि भूगोल की जो शाखाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मतलब जो मुख्य शाखा है भूगोल की वह 2 भागों में बांटी गई है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनकी जो शाखाएं हैं यानी उप शाखाएं भी भूगोल की कही जाती है। मतलब जो भौतिक भूगोल की कुछ शाखाएं होगी, मानव भूगोल की कुछ शाखाएं होगी, उनको भूगोल की उप शाखाएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है भौतिक भूगोल की कुछ शाखाएं होती है, जैसे भू आकृतिक विज्ञान, आपका जल विज्ञान, आपका पर्यावरण विज्ञान, धरातलीय विज्ञान, मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल जिसको कहते हैं। तो ये भू आकृतिक भूगोल, इस तरीके से यहाँ पर भौतिक भूगोल के कुछ क्या है शाखाएं हैं। और इसी तरीके से मानव भूगोल के जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आपका जनसंख्या भूगोल है ना, इससे संबंधित आपका प्रवास भूगोल, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर मानव भूगोल के भी भाग है। कृषि भूगोल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए कृषि भूगोल आपका भौतिक भूगोल का हिस्सा है या मानव भूगोल का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ये कौन सा हिस्सा है, मानव भूगोल का हिस्सा है। भू आकृतिक भूगोल तो किसका हिस्सा है फ्रेंड्स, तो ये आपका भौतिक भूगोल का। ओके, इस तरीके से वायुमंडलीय दशाएं कौन से भूगोल का हिस्सा है, तो ये आपका भौतिक। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे।
पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है सौर मंडल की जो उत्पत्ति है। सौर मंडल की उत्पत्ति में फ्रेंड्स आप ग्रह लगा लेते हैं, ग्रहों की उत्पत्ति, ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु तथा अन्य। सौरमंडल की उत्पत्ति में फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, उपग्रहों की उत्पत्ति, उल्काओं की उत्पत्ति, धूमकेतुओं की उत्पत्ति और अन्य पिंडों की उत्पत्ति से संबंधित आपको यहाँ पर पूछा जाने वाला है। तो आपका सौरमंडल जो है आपको छोटी कक्षाओं से पढ़ाया जाता है, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 यहाँ तक। पहले तो छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8 में ही सारा सौरमंडल हमारा मिल जाता है फ्रेंड। देखिए उनकी किताबें 6 में ही आपका ये चैप्टर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने सौरमंडल की उत्पत्ति जो है, ग्रहों, हमारे जो प्लेनेट्स हैं भाई कितने हैं वर्तमान में 8 रह गए हैं, एक हट गया यम। इसके अलावा आपका जो सबसे बड़ा प्लेनेट है बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन था भाई, यम था, है ना। इस तरीके से अब कौन है, मतलब सबसे छोटा बुध है ना, और सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है ना। इस तरीके से ऐसे उपग्रह जिनके कोई, ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। लाल ग्रह किसको कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वही वलय किस ग्रह पर होता है, तो शनि ग्रह पर वलय पाया जाता है। इस तरीके से पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, है ना। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। इस तरीके से सबसे दूर वाला ग्रह कौन है, तो वरुण है। किस ग्रह को हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो वरुण को कहा जाता है। इस तरीके से इनका जो उत्पत्ति है उसके बारे में आपको उत्पत्ति और संरचना, ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। अच्छा, उत्पत्ति के बारे में जो आपका जो सिलेबस है वो अपर सिलेबस है, मतलब उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे। तो 11th में आप चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति। तो इनके लिए जो सिद्धांत है, प्रचलित जो सिद्धांत है, आपको सिद्धांत पढ़ने हैं कुछ। जैसे प्रमुख तो बिग बैंग थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आएगा और 100% वर्तमान समय में भी यही प्रचलित, इसी को माना जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी दी है जॉर्ज लेमेंटियर ने। तो फ्रेंड्स बिग बैंग थ्योरी तो आधुनिक सिद्धांत है, उससे पहले के बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे कि आपका लाप्लास का निहारिका, कांट का वायव्य राशि परिकल्पना, आपका रसेल की द्वितारक परिकल्पना, जेम्स जीन का ज्वारीय संघ सिद्धांत, मतलब बहुत सारे हैं। आपको एक दो जो मेन है वो याद करने हैं। तो मेन मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। उत्पत्ति के एक बिग बैंग थ्योरी को आप याद कर लेना, यहाँ पर जगह नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ, बिग बैंग सिद्धांत। ये आप याद कर लेना फ्रेंड्स, बिग बैंग सिद्धांत को आप याद कर लेना। और दूसरा निहारिका परिकल्पना को भी आप याद कर लेना, निहारिका। ये दो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और इसके बाद अब चलते हैं अक्षांश, देशांतर और समय निर्धारण के बारे में बात करेंगे। तो ये भी आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। जहां हमने इतना छोटी कक्षाओं में इतना स्टडी किया है, तो अब जाके एक पेपर के लिए क्या घबराना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अक्षांश बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज, पहले से सुनते आ रहे हैं, अक्षांश, अक्षांश, देशांतर, देशांतर, भाई रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं कही जाती है। वो समय निर्धारण, काल्पनिक रेखाएं होती है ना, अक्षांश और देशांतर, मतलब जो क्षैतिज पड़ी हुई रेखाएं होती है अक्षांश, और जो हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर रूप में खींची हुई रेखाएं होती है वो देशांतर की रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाओं का काम ऋतु परिवर्तन करना है, और देशांतर रेखाओं का काम समय का निर्धारण करना है। अब यहाँ पर जो अक्षांश का, जैसे 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे 0 डिग्री को विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। काल्पनिक रेखाएं समय का निर्धारण करती है। देशांतर, अक्षांश किसका, वही ऋतु परिवर्तन का, और देशांतर किसका, समय का। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर मतलब
ग्रीनिच, उसको नाम दिया जाता है ग्रीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 0 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीनिच। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनिच के नाम। अच्छा, कहाँ से गुजरता है भाई? ये गुजरता है विश्व में जीएमटी जहां पर है, इंग्लैंड, ग्रीनविच मीन टाइम। पूरे संसार का जो टाइम है वो जीएमटी से फिक्स है, वहां से लिया जाता है। तो जीएमटी कहां से गुजरता है? इंग्लैंड से गुजरता है, इतना आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। 0 डिग्री बीच में होता है, 180 वन साइड एंड 180 वन साइड। 180 पश्चिम की ओर, 180 पूर्व की ओर होते हैं। 360 और अक्षांश कितने होते हैं? 180, यानी उत्तर की ओर 80 और दक्षिण की ओर 80, सॉरी 90 90 90 90 कितने? 180। 180 अक्षांश और 360 देशांतर। इसके बाद इसका समय का निर्धारण हो जाता है फ्रेंड्स। तो समय निर्धारण का आपको एक क्वेश्चन, समय निर्धारण का क्वेश्चन आपको करना है। समय निर्धारण का क्वेश्चन आपको एक करना या देख लेना है कि अगर एक देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट का समय बढ़ता है तो 2 देशांतर को पार करने में 8 मिनट का समय बढ़ेगा। और इसी तरीके से 90 डिग्री देशांतर में कितना टाइम होगा? जब ग्रीनविच पर, जब 0 डिग्री पर 12 PM हो रहा होगा तो 90 डिग्री देशांतर पर कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है फ्रेंड्स, संभावना है, क्योंकि ये पहले पीसीएस के पेपर या उन बहुत सारे अधिकांश पेपर में मैंने देखा हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। 0 डिग्री देशांतर में 12 PM हो रहा है तो 90 डिग्री देशांतर में कितना होगा ये पूछा जाता है। तो कितना होगा? ऑब्वियसली हम बोलते हैं एक जो देशांतर है उसको पार करने में 4 मिनट बढ़ रहा है, तो 90 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना बढ़ेगा भाई? कितने मिनट बढ़ेंगे? तो 90 गुणा गया 4 मिनट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? कितना मिनट बढ़ेगा? कितना हो गया? 360 हो गया। 360 मिनट आगे बढ़ेगा, मतलब 0 डिग्री पर कितना 12 बज रहे होंगे तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अच्छा, यहाँ पर पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, क्योंकि पश्चिम में घट जाता है, पूर्व में बढ़ जाता है, पूर्व कर देते हैं। घंटे में कन्वर्ट करो तो 60, 0 6 छक्का 36, तो 6 घंटे आगे होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 12 बज रहे हो तो यहाँ पर 6 बजे 6 PM हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा? 6 PM हो रहा होगा। तो आपको एक ऑप्शन में आएगा 6 PM, 7 PM, 8 PM, कितना टाइम हो रहा होगा, तो आपको ये करना है। इसके अलावा मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो वहां चैनल पर जाकर देख लियो। अब फ्रेंड्स बात करेंगे अगला, यहाँ पर हमारा जो 4th ऑप्शन है, पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण, परिक्रमण। पृथ्वी जो है 2 गतियां करता है, सभी को पता होगा। पृथ्वी राउंड एक दो अपने अक्ष पर घूमती है और एक चक्कर लगाती है सूर्य का। तो यहाँ पर 2 प्रकार की गति हुई ना, एक तो अपने अक्ष पर और एक सूर्य का चक्कर लगाया। तो परिक्रमण क्या है? इसमें सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, और परिक्रमण में अपने ही जगह पर घूमती है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परिक्रमण और परिभ्रमण की। तो इस तरीके से पृथ्वी की गतियां जो है 2 प्रकार की, परिक्रमण और परिभ्रमण। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। जब पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की तो उससे ऋतु परिवर्तन होता है, और जैसे ही परिभ्रमण होता है, परिभ्रमण जो गति अपने अक्ष पर करती है तो उससे दिन और रात होते हैं। 24 घंटे में एक दिन और एक रात पृथ्वी में होते हैं, दिन रात 24 घंटे का होता है। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों पर जो ये टाइम पीरियड है ये अलग अलग होता है। फ्रेंड्स परिक्रमण काल 365 दिन का यहाँ पर होता है पृथ्वी में, और अदर ग्रहों पर भी यही परिक्रमण काल और ये अलग अलग होते हैं। इसको आपको स्टडी करना है। अगला देख लीजिए, ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को आपको पढ़ना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, ये सभी लोगों को पता है। सूर्य ग्रहण में जो सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग होता है उसको सूर्य किरीट कहते हैं, है ना, सूर्य किरीट। उसके बाद जो आपका सूर्य ग्रहण में जो सूर्य ग्रहण के समय जो पृथ्वी को सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है वो सूर्य किरीट के द्वारा प्राप्त होती है। और यहाँ पर ये आपको मतलब सूर्य ग्रहण से और संबंधित चंद्र ग्रहण से संबंधित आपका क्या होना है,
कुछ सारा याद होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उसको पढ़ लेना। अगला है महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में आपको पढ़ना है। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है इस बारे में आपको फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित आपको फ्रेंड्स क्या पढ़ना है। एक तो फ्रेंड्स आपको पढ़ना है फ्रेंड्स वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ना है, और दूसरा आपको पढ़ना है प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया। यहीं पे लिख देता प्रक्रिया यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको दो सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, और इन दोनों सिद्धांतों से आप जान पाएंगे कि पृथ्वी महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे होती है और कैसे महाद्वीप बनते हैं, महासागर कैसे बनते हैं। इसका आप अध्ययन इस दोनों आपका उसमें करेंगे, सिद्धांत में करेंगे। और यदि आपको ये मैटर नहीं पता है, इसके बारे में ये मैटर आपके पास है नहीं, तो मेरे चैनल पे जाइए और वहां पर आप देख लीजिए वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया दोनों मैंने वहां पर अपलोड की हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगले नंबर पे फ्रेंड्स यहाँ पर उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान आदि के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो पर्वत है, पर्वत आपको पता है कितने प्रकार, पर्वतों के प्रकार को आपको पढ़ने हैं फ्रेंड्स। तो क्या पढ़ने हैं, पर्वतों के प्रकार को पढ़ने हैं। वलित पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, या फिर वलित पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इस तरीके से इनको आपको अध्ययन करना है। भ्रंश पर्वत जिसको ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 टाइप्स पर्वत के, चारों टाइप्स को आपको एक एक दो एग्जाम्पल सहित उसको पढ़ना है। आपको बता दूं ब्लॉक पर्वत जो आपका वलित पर्वत है, तो वलित पर्वत आपके जो नवीन मोरदार पर्वत होते हैं वलन की प्रक्रिया से निर्माण होता है। हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत यूरोप में, आपका दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, ये सभी क्या है फ्रेंड्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो इनमें से एग्जाम्पल आपको मोस्ट याद करने हैं इसके। उसके बाद आपको ऐसे ही आपका जो अपशिष्ट पर्वत है इनको आपको याद करना। जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है और वह एक अपशिष्ट पर्वत है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स ज्वालामुखी जन्य पर्वत, कोटापैक्सी, इस तरीके से अलग अलग पर्वत जो हैं चारों टाइप से आपको उदाहरण सहित याद करने हैं। उसके बाद पठार को याद करना है, पठार को याद करना है। पठार वाला जो क्षेत्र है एग्जाम्पल भी उसका देना है फ्रेंड्स। सबसे जो बड़ा पठार है पूरे संसार का वह तिब्बत का पठार है, और सबसे जो एक पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पामीर का पठार। क्या है, पामीर का पठार। और तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और इस तरीके से पठार में जो पाई जाती है कुछ जीव जंतुओं की प्रजातियां, या फिर कुछ वहां पे औषधियां, या कुछ वहां का एनवायरनमेंट के बारे में आपको अध्ययन कर लेना है। कहाँ का, पठार का। अगला है मैदान। फ्रेंड्स मैदान जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो ये दोनों घास के मैदान को आपको डिस्कस कर लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैदान, घास के मैदान, मुख्य रूप से घास के मैदान, जैसे कि घास के मैदान अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, इस तरीके से आपका उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज है ना, और यूरेशिया में स्टेपीज। इस तरीके से जो घास के मैदानों का अलग अलग नाम है, किस देश में क्या कहा जाता है घास के मैदान को, और वह किस प्रकार का है, मतलब वह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। आपको ये यहाँ पर मैदान पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपको झीलें पढ़ लेनी है, प्रमुख झीलें आपको पढ़ लेनी है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो झीलें हैं पूरे विश्व में जो प्रमुख पाई जाती है, कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी है ना। इस तरीके से आपको बहुत सारे झीलों के बारे में पता होना चाहिए। बैकाल झील सबसे गहरी झील विश्व की है, तो ये आपको पढ़ लेनी है। इसकी झीलों के बारे में और जानकारी आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल पर वीडियो पर भी ये अपलोड है। अगला है चट्टानों के बारे में।
आपको पढ़ लेने हैं फ्रेंड्स, चट्टाने, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोस्टली आपको इनकी उत्पत्ति के कारण पढ़ रहे हैं, तीनों की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब किसी की उत्पत्ति ज्वालामुखी से होती है, किसी की उत्पत्ति नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के कारण होती है, और किसी की उत्पत्ति घनत्व और तापमान में वृद्धि के कारण होती है, जैसे कायांतरित की। तो आग्नेय चट्टानों से कायांतरित है, जैसे ग्रेनाइट से नीस बनता है फ्रेंड्स, चूना पत्थर से आपका संगमरमर बनता है। ये आपको याद रखना है, और यह वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल पर समझाई हुई है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अपवाह तंत्र, प्रवाह प्रणाली को आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। प्रवाह प्रणाली यानी अपवाह तंत्र, नदियों का, जैसे विश्व की प्रमुख नदियां जो है ना, जो राइन नदी है जर्मनी में बहुत मुख्य नदी है ना, इस तरीके से और बहुत वोल्गा नदी है ना, चीन में वांगहो नदी है, इनकी अपवाह तंत्र, इनका उद्गम स्थल है ना, और ये कहाँ पर जाकर के किसी के सागर में जाकर के विलीन हो जाती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, अपवाह तंत्र के बारे में। फिर जलमंडल के बारे में आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जलमंडल के बारे में आप जानेंगे समुद्री लवणता क्यों होती फ्रेंड्स, दैनिक तापांतर के कारण होती है, तापमान में वृद्धि के कारण होती है ना। आपका जो विकिरण है, अगर विकिरण ज्यादा होता है तो भी समुद्री लवणता अधिक पाई जाती है। किस क्षेत्र में समुद्री लवणता ज्यादा पाई जाती है और उसका वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये देखना है। तो समुद्री लवणता जहां पर मतलब किन क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है विश्व में, वो आपको याद करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, तो अगर झील की देखो तो झील में सबसे जो पहले नंबर आता है वो है वान झील की। वान झील की लवणता सबसे ज्यादा है। झील में आप नोट कर लीजिए, वान झील, यहाँ पर फ्रेंड जगह भी नहीं है तो वो नोट कर लेता, आप कर लीजिए। वान झील जो है विश्व में सबसे ज्यादा लवणता वहां पर पाई जाती है, लगभग 330% लवणता वहां पर लवणीय प्रतिशत 330 वहां पर पाया जाता है। और लवणीय प्रतिशत सबसे ज्यादा किस सागर की मिलती है, तो ये कैस्पियन सागर की मिलती है, लगभग 220% लवणता यहाँ पर कैस्पियन सागर की मिलती है। तो सागर क्या हो गया, कैस्पियन सागर, और झील कौन सी होगी, वान झील। तो वान झील कहाँ है फ्रेंड्स, तुर्की में है। तो इस तरीके से ये आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स लवणता। समुद्री धाराएं, दोस्तों यहाँ पर समुद्री धाराओं को आप देख लेना। समुद्री धाराएं मैंने भी अपने वीडियो पर चैनल पर वीडियो डाली हुई है। 2 प्रकार की समुद्री धाराएं होती है, जैसे एक गर्म और दूसरी ठंडी। अच्छा, दोनों धाराएं, जैसे गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धाराओं को कहते हैं गर्म जलधारा, और ठंडी जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं को ठंडी धाराओं के नाम से जाना जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन अब क्वेश्चन तो ये आएंगे कि भाई सबसे गर्म जलधारा कौन सी है, सबसे ठंडी कौन सी है, अटलांटिक महासागर की ये धारा है कि नहीं है। जैसे अगर आ गया गल्फ स्ट्रीम कौन से सागर की जलधारा है, तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम और सबसे ठंडी है लैब्राडोर, दोनों ही अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। जलधाराओं से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, देख लेना फ्रेंड्स। ज्वार भाटा जो है, ज्वार भाटा तो सभी परिचित है फ्रेंड्स, है ना। सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, पृथ्वी में पानी जो है वो ऊपर की ओर उठने लगता है, और जिसको ज्वार कहते हैं, और नीचे बैठने की प्रोसेस को भाटा कहते हैं, है ना, और ये विनाशकारी होता है। इस तरीके से ज्वार भाटा जो है वो प्रत्येक 24 घंटे के अंतराल में देखा जाता है ना। और ज्वार जो होते हैं वो 2 प्रकार का होता है, पहला है दीर्घ ज्वार और दूसरा है लघु ज्वार। ये दोनों ज्वार को आपको देख लेना है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार में क्या होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तीनों एक सीध में होंगे तो दीर्घ ज्वार होंगे, और अगर तीनों एक समकोण की स्थिति में होंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो गया दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, और ये हो गया आपका भूगोल का आधा सिलेबस। इसके बाद हम आगे भूगोल के सिलेबस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तब तक इसको
आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा फटाफट। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे कौन कौन से विषय के भूगोल में पूछा जाएगा। और तो पेशेंस बनाए रखें, वीडियो को अगर आप देखोगे तो ही आपको मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट्स का मिलेगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो पर। कुछ और टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी वीडियो देखें, और यदि पूरी वीडियो देखोगे तो ही आपको कुछ समझ में आ पाएगा, मतलब आपको पूरे नॉलेज मिल जाएगा कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है। और जो इसके बाद में उत्तराखंड से संबंध सिलेबस की वीडियो लेके आऊँगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप अगर देखते रहोगे वीडियोज को तो आप क्या करोगे, अपने एग्जाम में अच्छा करने वाले हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, पहला है आपका वायुमंडल। यहाँ पर वायुमंडल की परतें और संरचना। वायुमंडल क्या होता है, उसकी आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है कि वायुमंडल विभिन्न धूलकण, गैसों और जलवाष्प का समूह होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, है ना, इस तरीके की गैसें यहाँ पर विद्यमान होती है। यहाँ पर देखो वायुमंडल की जो लेयर्स हैं, उन जो परतें हैं उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। मुख्य रूप से 5 परतें हैं। तो 5 परतों के बारे में आप स्टडी कर लेना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहिर्मंडल। ये 5 लेयर्स के बारे में आप याद कर लेना, इनकी विशेषताओं को आप याद कर लेना। और सभी मंडल अपने में कुछ खास हैं, और ये क्या करते हैं, इनका जो तापमान है या फिर इनमें पाई जाने वाली भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की होती है, और इन्हीं परिस्थितियों को आपको क्या करना है, लर्न करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये याद करना है वायुमंडल क्या है, और उसकी परतों के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, वहां पर पाए जाने वाली भौगोलिक स्थितियों के बारे में अध्ययन करना है। और इसके बाद अगला है हमारा तापमान का वितरण। विश्व में तापमान का वितरण, यानी आपने ताप कटिबंध तो पढ़ा होगा ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इस तरीके से ध्रुवीय क्षेत्र जो है ना। तो ये तापमान कटिबंध, विश्व का जो वितरण, तापमान वितरण है, ये आपको पढ़ना है। ताप कटिबंध पढ़ना है ना। तापमान वितरण क्या होता है फ्रेंड्स, तापमान वितरण होता है जैसे कि कितना जो सूर्य से 100% सौर विकिरण आता है, तो कितना पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है, कितना वायुमंडल एब्जॉर्ब करता है, कितना एल्बिडो के रूप में परावर्तित होता है। एल्बिडो किसको कहते हैं, धरातल से तापमान का परावर्तित हो जाना। जितनी % मात्रा में धरातल से तापमान परावर्तित हो जाता है उसको धरातल का एल्बिडो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद करना है। दूसरा ये है आपका ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, उपोष्ण और ध्रुवीय, है ना। तो ये आपको ये पढ़ना है। अगला है हवाएं, आपको पढ़ना है चक्रवात और विभिन्न क्षेत्रों में हवाओं के नाम। बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। देख लो, हवाएं अलग अलग नामों से जानी जाती है। चक्रवात तो आपको सभी को पता होगा, साइक्लोन, जैसे कि निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली चक्करदार हवाओं को क्या कहते हैं, मतलब चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात के बीच में कौन सा वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब, और ध्रुवों की ओर उच्च होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब पाया जाता है, तो निम्न वायुदाब पाया जाता है। और चक्रवात के बाहर की ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में हवाओं के नाम बोला जाए तो आपको नंबर 1 पढ़ना है फ्रेंड्स, टाइफून। इन तीनों को पढ़ना है, इनकी गति, स्पीड के बारे में पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पर चलती है। जैसे हरिकेन है कैरिबियन द्वीप समूह में चलती है, टॉर्नेडो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों में चलती है, और टाइफून आपका चीन में चलता है, चीन सागर में टाइफून चलता है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन में आ जाएगा कि हरिकेन बताइए कि हरिकेन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की क्या है, स्थानीय हवाएं हैं, है ना। तो ये आपको पूछा जाएगा। तो हरिकेन कहाँ की है, कैरिबियन द्वीप समूह में। टॉर्नेडो कहाँ पर स्थानीय हवाएं के रूप में है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों में है टॉर्नेडो। और सबसे इन तीनों में से सबसे भयंकर क्या है, जो शक्तिशाली तूफान है वो टॉर्नेडो है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स कृषि और पशुपालन। दोनों के दोनों फ्रेंड्स क्या है, प्राथमिक व्यवसाय। कृषि और पशुपालन, आपको कृषि के अग्रणी प्रदेश मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप में मिलते हैं, है ना, यानी पूर्वी देशों में मिलते हैं। सबसे ज्यादा कृषि और पशुपालन कृषि सबसे ज्यादा पूर्वी देशों में किया जाता है, और पशुपालन आपको पश्चिमी देशों में भी
व्याप्त है, क्योंकि पशुपालन के लिए हमें क्या होता है, मशीनों की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर उच्च टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो ये पश्चिमी देशों में ज़्यादा विकसित है और पूर्वी देशों में ज़्यादा कृषि पर जोर दिया जाता है। तो आपको पता होना जरूरी है कि जैसे चावल की खेती सबसे ज़्यादा, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है ना, चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, तो ये होता है आपका चीन में। इस तरीके से अलग अलग जैसे अलग अलग फसलों के बारे में आपको पढ़ लेना है कि उत्पादन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है ना, पशुपालन के केंद्र कहाँ कहाँ पर विकसित है, तो इसको पढ़ लेना। अगला है ऊर्जा एवं खनिज संसाधन को आपको पढ़ लेना है। ऊर्जा के संसाधन है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, ये दोनों को पढ़ लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परंपरागत और गैर परंपरागत, है ना। परंपरागत में आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह आता है, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। तो ये आपको देख लेना है। और किस देश में इनमें से ज्वारीय ऊर्जा का विकास किस देश में है, आपका जल विद्युत ऊर्जा का विकास किस देश में सबसे अधिक है, यही आपको इनमें पढ़ लेना है। ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, आप वहां से पढ़ लोगे कि कौन कौन से देशों में किसका विकास हुआ है। विश्व के प्रमुख उद्योग धंधे आपको पढ़ लेने हैं, उद्योग धंधे, है ना। लघु उद्योग हो गए, आपके बृहद उद्योग हो गए, सभी को आपको पढ़ लेना है, विश्व के प्रमुख उद्योग धंधे। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स सबसे अधिक जो मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली आप इसको पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। एक तो लोहे इस्पात उद्योग का पढ़ लीजिए आप, रसायन उद्योग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3 उद्योग तो आप बिल्कुल ही पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, लौह इस्पात उद्योग जो है सबसे ज्यादा संकेतन है कम समय संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे विशाल झीलों का प्रदेश हो गया आपका, वहां पर ये लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं, है ना। उत्तरी अपेलेशियन प्रदेश भी लौह इस्पात के उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, सबसे ज्यादा चीन में विकसित है, उसके बाद जापान में विकसित है ना। चीन के प्रमुख सूती वस्त्र के जो क्षेत्र हैं उसको पढ़ लेना, और जापान के, है ना। जापान के सूती वस्त्र का जो क्षेत्र है वो है ओसाका, उसे इसीलिए जापान का जो मानचेस्टर है वो ओसाका को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि जापान का मानचेस्टर किसको कहते हैं, ओसाका को कहते हैं। अगर भारत का पूछ लिया जाए तो भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। भूलेंगे नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर, और मैं आपको संपूर्ण वीडियो में जानकारी प्रोवाइड करूंगा। जनसंख्या प्रवास, जनसंख्या को पढ़ लेना है, प्रवास को पढ़ लेना है। विश्व की कुल जनसंख्या, है ना, जनसंख्या वृद्धि, है ना, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, इतनी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ लेना। ये विश्व का भूगोल चल रहा है, तो कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या आपको पढ़ लेनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जनसंख्या किस देश की सबसे ज्यादा है, चीन की है, तो चीन के बाद भारत की है। इस तरीके से आपको कुल जनसंख्या पता होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि आपको पता होनी चाहिए, कहाँ किस महाद्वीप में मिलती है, एशिया महाद्वीप में, और देश के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से देश की जनसंख्या वृद्धि। लिंगानुपात आपको पता होना चाहिए, स्त्री और पुरुष के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। और सबसे ज्यादा कौन से देश में, लेटविया में सबसे ज्यादा लिंगानुपात मिलता है, कहाँ पर मिलता है, लेटविया, है ना। और सबसे कम लिंगानुपात मिलता है सऊदी अरब में। तो ये याद रखना। और साक्षरता दर भी आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रजातियां और जनजातियां, ठीक है फ्रेंड्स, प्रजातियां और जनजातियां। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियों के बारे में, उसको आप पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये है आपका एस्किमो और रेड इंडियन। फ्रेंड्स, ये 2 प्रजातियां आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़नी है, ये दो प्रजातियां आपको पढ़नी है। पहले भी एस्किमो के लोगों के बारे में आपको याद होगा कि ध्रुवों के ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाले, मोस्टली उत्तरी जो ग्रीनलैंड का जो भाग है उसमें आपका एस्किमो नामक की जो प्रजाति है पाई जाती है। और वहां पर जो है जो इनके बर्फ के घर होते हैं, इग्लू कहते हैं, इनके हथियार को हारपून कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से इनके जो औजार वगैरह हैं उनको आपको नाम पता होने चाहिए। उसके बाद रेड इंडियन, ये उत्तरी अमेरिका के कनाडा वाले भाग में पाए जाते हैं, रेड इंडियन जनजाति, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हुआ करते थे, अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो। थोड़े यहाँ पर देख लो प्रमुख जनजातियां, और इनमें आपको 2 प्रमुख याद करने ही करने हैं। परिवहन के साधन फ्रेंड्स आपको याद करने हैं, ये तीनों के तीनों जो परिवहन के साधन होते हैं, जल, स्थल, वायु।
जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन, ये तीनों परिवहन के साधन किस तरीके से विश्व में विकसित हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, वायु परिवहन में क्या हो जाएगा, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, है ना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स जल संसाधन में आपको क्या याद होना चाहिए, प्रमुख बंदरगाह वाले क्षेत्रों के बारे में याद होना चाहिए। और स्थल परिवहन का जो सबसे ज्यादा घनत्व है, कहाँ पर किस देश में है, सबसे कम घनत्व किस देश में है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप पढ़ लेना। वैश्विक तापन, अगला है 10 नंबर, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन मतलब पृथ्वी की जो तापमान है, पृथ्वी में तापमान बढ़ रहा है, इसी को वैश्विक तापन बोलेंगे, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या 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 कारण है, इसके कारण के लिए सबसे पहले गैस जिम्मेदार है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट को गर्म कर देती है। अच्छा, ये क्यों होते हैं, इसके विभिन्न कारण, वनस्पतियों का ह्रास होना है ना, या पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति का उत्पन्न हो जाना, इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रभाव भी आपको इसको क्या रिजल्ट मिलेगा जब वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, वो पढ़ लेना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर प्रमुख जैसे कुछ उदाहरण के लिए, जैसे मैकमोहन रेखा है ना, उसके बाद रेडिक्लिफ रेखा है ना, आपका डूरंड रेखा है ना, 46 समानांतर है ना, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, इस तरीके से 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है ना, 10 डिग्री से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। इस तरीके से आप ये जो चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, उनको आप याद करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये वीडियोस में मैंने शॉर्ट में बिल्कुल अच्छे तरीके से डाल रखी है, और सारे वही जो मेरी एक शॉर्ट वीडियो है आप देख लेना, सारे के सारे हैं उसमें, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका विश्व का भूगोल कंप्लीट। अब हम बात करेंगे भारत के भूगोल में। तो जब बोर हो रहे होंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बोर होने का तो विषय ही है फ्रेंड्स, क्या करें, है ना, तो मतलब पढ़ना तो है ही, है ना। तो आपको जैसे जितना भी यहाँ से नॉलेज मिलेगा, वो आपका बहुत आपको काम आएगा फ्रेंड्स। तो भारत के भूगोल की बात करेंगे, लेट्स स्टार्ट। भारत के भूगोल का सिलेबस तो देख लीजिए, शुरू करते हैं भारत के भूगोल। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो पर, भारत के भूगोल को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, भारत का भूगोल पहला टॉपिक यहाँ पर भौगोलिक परिचय होगा, अक्षांश, देशांतर और समय। वही चीज जो मैंने पहले बता दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो फ्रेंड्स फटाफट इनको क्लियर करते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। मैं आगे इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए खास पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए लेके आऊँगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसको पढ़ लेता हूँ, मतलब आपको थोड़ी समझाने की जरूरत नहीं है। ये अक्षांश, देशांतर और समय को मैं पहले समझा रखा है। भारत का जो समय है IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहाँ से ले गए हैं, इलाहाबाद से। इस तरीके से अक्षांश देशांतरीय विस्तार है, इसको आपको पढ़ना है। अगला है उच्चावच एवं संरचना, पर्वतीय क्षेत्र। देखो उच्चावच भूमि अलग अलग प्रकार की है ना पूरे भारत में, कुछ द्वीप समूह है, कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र है, पहाड़ी है, पठारी, तो सारे आपको याद करने हैं। तो फ्रेंड उच्चावच संरचना को 5 भागों में बांटा गया है। उच्चावच संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, 5। वो ये है पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। तो ये आपको याद करना है। इन पांचों के पांचों ऑप्शन नोट्स बना लीजिए और पांचों के पांचों को तैयार कर लीजिए। और आपको जब नोट्स बनाएंगे तो उसके बाद आपको पर्वतीय क्षेत्र में क्या विशेषताएं हैं, पठारी क्षेत्र में क्या विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्यों इसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहते हैं, सारा आप पढ़ लेना फ्रेंड्स, नोट्स बनाना और इसको पढ़ लेना। अगला है प्रवाह प्रणाली। भारत की प्रमुख नदियां, अपवाह तंत्र। भारत की प्रमुख नदियां कहां से निकलती है, उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल फ्रेंड्स। यहाँ पे उद्गम प्लस गंतव्य, उद्गम प्लस गंतव्य दोनों को याद करना है। कहां से निकलती है, किस सागर में जाकर के मिल जाती है, आपको ये पढ़ना है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। कौन से अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। इसी के साथ आपकी माही नदी भी गिरती है
साथ ही साथ जो अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए, कहाँ से निकलती है ना, सारा याद होना चाहिए। अगला फ्रेंड्स, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति को याद कर लेना फ्रेंड्स। प्राकृतिक वनस्पति आपको याद करनी है। पर्वतीय वनस्पति एक, दूसरा रेगिस्तानी वन, है ना, कंटीली झाड़ियां जो पाई जाती है रेगिस्तान में, है ना, बबूल हो गया आपका, है ना, नागफनी हो गया, ये रेगिस्तानी वन के प्रमुख उदाहरण है ना। अल्पाइन वन फ्रेंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है ना, तो वहां पे अल्पाइन वन मिलते हैं, है ना। सुंदरी वन का जो वृक्ष है इसमें बहुत प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर ही लीजिए। सुंदरी नामक वृक्ष इसका एक प्रमुख उदाहरण है अल्पाइन वन का फ्रेंड्स। तो ये कहां पर मिलता है, तो ये मिलता है आपका डेल्टाई क्षेत्र में। अगला है पर्णपाती वन। तो फ्रेंड्स पर्णपाती वन जिनकी पत्तियां एक विशेष सीजन में गिर जाती है, विशेष सीजन का मतलब कहे तो सर्दियों में, है ना, सर्दियों में जिनकी पत्तियां गिर जाती है उनको पर्णपाती वन। फिर सदाबहार वन, ये इनकी पत्तियां कभी गिरती ही नहीं है और कहाँ पर विद्यमान है इसको ये पढ़ना है। कृषि पशुपालन अगला है फ्रेंड्स, कृषि और पशुपालन को पढ़ना है। कृषि में फ्रेंड्स आप अधिक फसलों को नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं जितनी दे रहा हूँ, गेहूं, चावल, गन्ना, जूट और कपास, इनको पढ़ लेना, इनको आप बिल्कुल ही पढ़ लेना। और पशुपालन का भी आप चैप्टर देख लेना। इसके बाद गेहूं में क्या पढ़ना, उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में, है ना, उसके दूसरे नंबर पर कहाँ होता है, तीसरे पर कहाँ होता है, चौथे पर कहाँ होता है ना। और चावल का कहाँ होता है, जैसे पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर, बिहार तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश। इससे आपको याद करना है। गन्ना, इनकी भौगोलिक दशाओं को भी याद करना है कि मिट्टी कौन सी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, है ना। तो ये आपको सारी चीजें याद करनी है। अगला है मिट्टी। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। 8 मिट्टी को आपको याद करना है। जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटेराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। इनको आपको पढ़ लेना। प्रत्येक की विशेषताएं नोट्स बना लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अगला है फ्रेंड्स जल संसाधन। जल संसाधन को आपको पढ़ लेना है। इसमें आपको पढ़ना है पहला भौम जल, पृथ्वी के अंदर का जो जल है वो कितने प्रतिशत मात्रा में विद्यमान है ना फ्रेंड्स। और इससे किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई होती है। अच्छा, फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई होती है ना, तो भौम जल से भी होती है फ्रेंड्स। दक्षिण भारत में अधिकांश तो भौम जल से सिंचाई ज्यादा होती है, क्योंकि दक्षिण भारत में आपको पता ही है नदियां कम है ना, और जो नदियां हैं वो एक विशेष सीजन में ग्रीष्म ऋतु में आकर के सूख जाती है, तो वहां पर भौम जल से सिंचाई अधिक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा किया जाता है फ्रेंड्स। देख लेना, नदियों द्वारा जल की आपूर्ति किस राज्य को अधिक है, किस राज्य को कम है ना। इस तरीके से ये आपको उत्तर भारत में ज्यादा मिलता है, नदियों द्वारा नदियों का जाल, है ना। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा प्रमुख है। इंदिरा गांधी नहर जो मिलता है आपका राजस्थान में, सिंचाई के लिए बहुत प्रसिद्ध। 2 कमान क्षेत्रों में बांटा गया है। दोनों कमान क्षेत्रों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना फ्रेंड्स। पहला कमान क्षेत्र छोटा है, दूसरा कमान क्षेत्र बहुत लंबा है। कहां पर है, तो ये है राजस्थान में। अगला है, अच्छा निकलता कहां से है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब के हरी के बांध से निकलते हैं इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की, है ना। जल विद्युत परियोजनाएं आपको याद कर लेनी है ना। टिहरी बांध परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, सतलज नदी परियोजना, है ना, ये आपको याद करना है। अगला है ऊर्जा संसाधन आपको याद करने हैं फ्रेंड्स। भारत में परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, गैर परंपरागत और जल विद्युत को आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत के भूगोल में कुछ और पढ़ते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, भारत के भूगोल में कुछ और पढ़ना है, फटाफट इसको भी फिनिश कर लेते हैं। बस इतना ही है भारत के भूगोल में। और इसमें पहला है जनसंख्या और नगरीकरण। प्रवास को आपको पढ़ना है। जनसंख्या, कुल जनसंख्या, है ना, लिंगानुपात, वही मैंने कहा, साक्षरता दर वही कहा था, है ना। और नगरीकरण, है ना, नगरीकरण किस क्षेत्र में ज्यादा हुआ है, जब लोग गांव से शहर की ओर पलायन होते हैं तो उसे नगरीकरण कहा जाता है। तो नगरीकरण जैसे किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में नगरीकरण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना। प्रवास जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय प्रवासों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स, उसको पढ़ना है। उसके बाद जनजाति आपको प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ना है। जैसे प्रमुख जनजातियां कुछ मैंने लिखी है, भोटिया, बोक्सा, जौनसारी और राजी। इन चारों के बारे में आप कंप्लीटली पढ़ लें फ्रेंड्स। और इसके अलावा 1-2 और पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगला है परिवहन के साधन, संचार के साधन आपको पढ़ लेने हैं। परिवहन के साधन स्थल, जल, वायु, तीनों को आपको पढ़ लेना है। और संचार के साधन भी आपको पढ़ लेना है। दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों को पढ़ लेना है।
फ्रेंड्स जो संचार के जो साधन होते हैं। अगला है विदेश व्यापार। विदेशी व्यापार की क्या स्थिति है, विदेशी व्यापार में आयात, भारत कौन कौन सी चीजों को आयात करता है ना, जैसे ज्वेलरी आयात करते हैं, रासायनिक दवाइयाँ आयात करता है ना, और इसके बाद खनिज तेल बहुत अधिक मात्रा में आयात करता है। उसके बाद निर्यात कौन कौन सी चीजें करता है, तो जैसे कृषि उत्पादन से प्राप्त हुई चीजों को, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया है ना, इनको, इन नकदी फसलों को भारत निर्यात करता है। इसके बाद विदेश व्यापार नीति उदारीकरण। उदारीकरण को फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेना। उदारीकरण नीति एक उद्योगों को संचालन के लिए चलाई गई एक व्यापारिक दृष्टिकोण से संचालित की गई एक नीति थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो 1991 में चली, जिसका नाम है उदारीकरण। और इसका प्रमुख जो मतलब रहा था, काम रहा था इसमें, वो था कि उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर देना, अर्थात कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी उद्योग को स्थापित कर सकता है और उत्पादन कार्य कर सकता है। और ये उत्पादन कार्य को बढ़ावा देने के लिए ये विदेश नीति चलाई गई थी फ्रेंड्स। तो उदारीकरण को आप लोग देख लेना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अगला अधिवास को पढ़ लेना फ्रेंड्स। अधिवास मतलब सेटलमेंट, और किस तरीके से लोगों के मकानों के समूह जो बसे होते हैं, किस तरीके से बसे होते हैं, रेखीय प्रतिरूप, अरेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार, तारा प्रतिरूप, चौकपट्टी प्रतिरूप। और इन चारों पांचों प्रतिरूपों को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, किस क्षेत्र में ये ज्यादा विद्यमान होती हैं। कहाँ पर रेखीय प्रतिरूप होता है ना, सड़कों के किनारे है ना, रेलवे लाइनों के किनारे। अरेखीय कहाँ पर होते हैं है ना, जहाँ पर दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर। इस तरीके से वृत्ताकार तालाब और झील के किनारे है ना। कहाँ पर कौन सा क्षेत्र किस प्रतिरूप का एग्जाम्पल है वो देख लेना। पर्यावरण संकट को आपको देख लेना है। पर्यावरण संकट में आपको ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको देखना है। अम्ल वर्षा को देखना दूसरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। और ओजोन क्षरण को देखना। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसों के नाम, CFC वगैरह जो है, इनको प्रमुख रूप, इन तीनों चीजों को, तीनों टॉपिक को पर्यावरण संकट में आप देख लेना अवश्य ही फ्रेंड्स। अगला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, कारण, इसके कारण क्यों जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन होने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स, फटाफट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगला हिस्ट्री और उत्तराखंड से संबंधित वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, तो बने रहिए वीडियो पर, चैनल पर बने रहें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर चैनल को आप देखते हैं फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स, अगली वीडियो आपको तभी तो पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो गया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।